अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। तो आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 और उसकी डेफिनेशन मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, जो कि है ए रेक्टेंगुलर अरे और ए फॉर्मेशन ऑफ ए कलेक्शन ऑफ ए रियल नंबर से 0 1 2 3 एंड सच एज, इस तरह से आप अरेंज करेंगे एंड देन इनक्लोज इनटू ब्रैकेट्स। तो क्या है, आप कुछ रियल नंबर्स लेंगे। रियल नंबर्स क्या हो सकते हैं, 0 2 9 आप ले सकते हैं, कुछ भी नंबर्स रियल नंबर्स हो सकते हैं। तो उनको आप क्या करेंगे, उनको आप इस तरह से अरेंज करेंगे और देन आप उनको इनक्लोज कर देंगे ब्रैकेट्स में। तो आपके पास क्या बनेंगी, एक मैट्रिक्स बनेगी। ये इसकी एग्जांपल है कि मैंने कुछ नंबर लिए 1 3 7 4 2 एंड 5, इनको बाद में मैंने ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर दिया, जो कि आपके पास एक मैट्रिक्स बन गई है। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है या जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है रोज़ एंड कॉलम्स। तो रोज़ एंड कॉलम्स क्या है कि आपके पास ये जो हॉरिजॉन्टली नंबर्स लिखे होंगे उनको आप रोज़ कहेंगे, और जो वर्टिकल नंबर्स लिखे होंगे उनको आप कॉलम्स कहेंगे। तो ये जो आपके पास फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन में नंबर लिखे हुए हैं उसको हम कहेंगे रो 1। इसी तरह से ये हमारी जो दूसरी होगी ये होगी रो 2, और इसी तरह से ये कॉलम 1 एंड कॉलम 2। अब इसके अलावा जो है इसमें कॉन्सेप्ट सीखने वाला वो ये कि जो इसके नंबर्स होते हैं इनको आप बोलते हैं एलिमेंट्स और एंट्रीज। तो ये थी आपकी मैट्रिक्स की डेफिनेशन और रोज़ एंड कॉलम्स का कॉन्सेप्ट। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो रोज़ और कॉलम के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, द नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। यानी जब भी आपने किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है या लिखना है तो आपने क्या करना है, उसकी रोज़ और कॉलम्स को देखना है। तो पहले हमेशा आप याद रखें कि आपने उसके रोज़ को देखना है। रोज़ काउंट करेंगे कितनी है, तो ये इसकी रो 1 और ये इसकी रो 2। तो जितने नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वो आपने यहाँ नीचे लिख देने हैं। दूसरी चीज़, आप इसके कॉलम्स देखेंगे तो ये इसका कॉलम 1 है, ये इसका कॉलम 2 है, तो आप इसको इस तरह से लिख देंगे। तो इसका ऑर्डर जो है वो हो जाएगा 2/2। इसी तरह से ये दूसरी मैट्रिक्स है हमारे पास, इसका भी अगर आपने ऑर्डर बताना है तो आपने यही करना है कि आप इसके रोज़ और कॉलम्स को काउंट करेंगे और यहाँ पे नीचे लिख देंगे। तो ये इसकी रो 1 रो 2 यानी 2 रोज़ हैं, तो यहाँ 2 लिख देंगे। इसी तरह से कॉलम 1 2 एंड 3 यानी इसके 3 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2/3। नेक्स्ट आपके पास जो कॉन्सेप्ट है वो है इक्वल मैट्रिसेस का। और इक्वल मैट्रिसेस क्या होती हैं, हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, लेट ए एंड बी बी 2 matrices, then A is said to be equal to B and denoted by A equal to B if and only if। तो दो कंडीशन है इक्वल मैट्रिसेस के होने के लिए। पहली ये चीज़ आप देखेंगे, जब भी दो मैट्रिसेस आपको दी जाएं और पूछा जाए कि बताएं ये इक्वल मैट्रिसेस हैं या नहीं, तो आपने उनमें दो चीज़ें नोट करनी है। पहली ये कि ऑर्डर ऑफ ए इज़ इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ बी, यानी जो दो मैट्रिसेस आपके पास हैं उनकी पहली चीज़ आपने ये नोट करनी है कि क्या उन दोनों का ऑर्डर सेम है या नहीं है। जैसे कि इस केस में जो मैंने एग्जांपल लिखी हुई है, इसका भी ऑर्डर 2/2 है और इसका भी ऑर्डर 2/2 है। जो नेक्स्ट चीज़ आपने देखनी है वो ये है कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, यानी उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो इक्वल होनी चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज का क्या मतलब है कि जो फर्स्ट एंट्री है वो फर्स्ट के इक्वल होनी चाहिए, सेकंड एंट्री जो है वो सेकंड के, इसी तरह से थर्ड जो है वो थर्ड के इक्वल, और फोर्थ के इक्वल होनी चाहिए। तो ये आपने दो चीज़ें इसमें देखनी है, जो कि फर्स्ट ये कि द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स ए मस्ट बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ बी, यानी दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम इक्वल होनी चाहिए। जैसे कि इस केस में 1 के इक्वल है, 3 के इक्वल है, और -4 के, और 2 जो है वो 2 के इक्वल है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1। इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस और इक्वल मैट्रिसेस के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। तो वो आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो खुद करना है। अगर उसमें कोई इश्यूज़ होंगे तो हम लाइव सेशन में आप क्वेश्चन कर लीजिएगा, मैं उसका आंसर आपको बता दूँगा। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में एज ए लॉन्ग क्वेश्चन ये आ जाता होता है। तो क्या है, दोनों मैट्रिसेस आपको यहाँ पे इक्वल गिवन है। देखें, जब इक्वल गिवन है तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होती हैं, जो कि फ़िलहाल आपको इक्वल नहीं लग रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल्स फ़िलहाल गिवन है, ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, मतलब A C वगैरह दिया हुआ है। इसको बाद में जब आप
वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे, फिर आप जब कंपेयर करेंगे तो ये जो एंट्रीज़ हैं वो आपस में इक्वल आपको लगेंगे। अब क्या है, क्योंकि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ भी इक्वल होंगी, इस वजह से मैंने ये इक्वेशंस बनाई हैं, यानी a प्लस सी जो है वो इक्वल आ जाएगा 0 के, ये इक्वेशन 1 होगी। इसी तरह से a प्लस 2b जो है वो इक्वल होगा 7 के, ये हमारी इक्वेशन 2 हो जाएगी। c माइनस 1 इक्वल होगा 3 के, ये हमारी इक्वेशन 3 है। और इसी तरह से 4d माइनस 6 इक्वल हो जाएगा 2d के, जो कि हमारी इक्वेशन नंबर 4 है। अब क्या है कि हमें इनमें से a b c d की वैल्यूज़ चाहिए, तो अगर मैं पहले a प्लस सी इक्वेशन 1 को देखता हूँ तो इसमें मुझे किसी की भी वैल्यू नहीं मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से c को दूसरी साइड पे शिफ्ट भी कर दूंगा तो ये हो जाएगा a इक्वल टू माइनस सी, तो ना मुझे a की वैल्यू मिलेगी ना ही c की वैल्यू मिलेगी। तो मैं यहाँ पे ऐसी इक्वेशन देखूँगा जिसमें नंबर को या किसी वैल्यू को दूसरी साइड पे शिफ्ट करने से मुझे किसी भी कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाए। तो हमारे पास है इक्वेशन 3 जो कि मैंने लिखा है फ्रॉम इक्वेशन 3। क्या है उसमें c माइनस 1 इक्वल टू 3। अब ये -1 है, इसको अगर हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये इधर माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। सो 3 + 1 इक्वल हो जाएगा आपके पास 4। तो आपके पास c की वैल्यू आ गई है। जब आपके पास ये c की वैल्यू आ गई, अब आपने क्या करना है कि आपने जो इक्वेशंस बनी हुई थी आपके पास, इन इक्वेशन में आपने देखना है कि किस इक्वेशन में c आ रहा है। अब ये जो c की वैल्यू हमने फाइंड की उसको अब हम उस इक्वेशन में पुट करेंगे। जैसा कि हमारे पास इक्वेशन 1 में c आ रहा है तो मैं इक्वेशन 1 यहाँ पे अब करूँगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 a प्लस सी इक्वल टू है 0 के। अब c की वैल्यू अभी हमने फाइंड की वो 4 है, तो हमने c की जगह उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दिया है। क्या है कि ये +4 है, अगर इसको हम इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -4। तो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई है -4। अब a की वैल्यू आ गई, हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं a और c की। अब दोबारा हम अपनी इक्वेशंस पे जाएंगे, हम देखेंगे कि किस इक्वेशन में a हमारे पास मौजूद है जिससे हम किसी दूसरे कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, उसमें हमारे पास a है और b भी है, हमें यहाँ पे b की वैल्यू मिल सकती है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा फ्रॉम इक्वेशन 2, जो कि है हमारे पास a + 2b इक्वल टू -7। तो क्या है a की वैल्यू आप यहाँ पर रिप्लेस करेंगे जो कि है -4, तो यहाँ पे ये वैल्यू लिखी। अब इस -4 को हम इक्वेशन की दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये -4 था, उधर जाके क्या हो गया +4। अब क्या है -7 + 4, तो आपके पास हमें क्या हो जाएगा, आंसर आएगा 3। याद रखें जब भी आपके पास ऑपोजिट साइन होते हैं, एक के साथ प्लस हो एक के साथ माइनस, तो होगी सब्ट्रैक्शन हमेशा, लेकिन साइन हमेशा बड़ी टर्म का आएगा, जो कि इस केस में 7 है और इसके साथ माइनस है, तो आंसर के साथ भी माइनस ही आएगा। अब b के साथ ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी -3/2। तो ये हमारे पास 3 वैल्यूज़ हो गई। c की वैल्यू आपने फाइंड कर ली, a की और b की। अब लास्ट रह गई है d की, तो उसके लिए हम जाएंगे इक्वेशन नंबर 4 के ऊपर, जो कि है 4d - 6 = 2d। अब मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन 4, तो क्या है इसमें हम दो वैल्यूज़ को शिफ्ट करेंगे। क्या है -6 को इक्वेशन के दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा, माइनस है उधर उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब ये 2d है इक्वेशन के उस साइड पे, +2d है इधर आके क्या हो जाएगा -2d। अब 4d में से माइनस करेंगे 2d, तो आपके पास बचा 2d = 6। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके 6 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 2 3 = 6, तो आपके पास d की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो ये आपको जो है इक्वेशंस वैल्यू चाहिए थी a b c और d की, जो कि हमने चारों वैल्यूज़ फाइंड कर ली। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.1।